गुड मॉर्निंग। हाँ प्राची बोले बेटा। डाउट वाले दिन हो जाएगा बेटा, जिस दिन आपके डाउट काउंटर होगा ना उस दिन दोबारा पूछ लेना एक बार मेरे से। तो फिग और वास्प का रिलेशन हम पढ़ रहे थे बेटा, और यहाँ पर सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। तो फिग और वास्प के रिलेशन में आप लोगों ने अभी तक ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है इसके पास, और ये रही फीमेल वास्प। तो इन दोनों ने एक दूसरे के लिए एवोल्यूशन किया है, और इस तरह के एवोल्यूशन को हम को एवोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर एक बात मैंने आपसे साथ में ही पूछ ली थी और आपने सही आंसर दिया था। यहाँ पर हमारी बात ये हो चुकी है कि हर इंसेक्ट और प्लांट का रिलेशन म्यूचुअलिज्म नहीं है। म्यूचुअलिज्म वही है जहां पर को एवोल्यूशन है। यहाँ प्लांट को भी इंसेक्ट से काम है और इंसेक्ट को भी प्लांट से काम है। काम, इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूं कि दोनों की जनरेशन एक दूसरे की वजह से बढ़ रही है तो कोई गलत नहीं। दोनों की जनरेशन एक दूसरे की वजह से ही आगे जा रही है, क्योंकि अगर वास्प आके पॉलिनेशन ना करे तो फिग की जनरेशन आगे ना बढ़े, और फिग अगर उसके बच्चों की केयरिंग ना करे, उसको पेरेंटल केयर ना दे, तो उसके बच्चे भी आगे ना जाए। अगर ऐसा है तो दोनों यहाँ एक दूसरे पर टाइटली इंटरडिपेंडेंट है और ये एक दूसरे की जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। फिग का जो कलर है इन्फ्लोरेसेंस का, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, वो अट्रैक्ट करती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ वास्प। पर्टिकुलर स्पीसीज कहना जरूरी है, हर कोई नहीं आएगा। वास्प के माउथ पार्ट्स और उसकी बॉडी साइज भी ऑस्टियोल के अकॉर्डिंग है। अंदर जाते हैं और अंदर के इवेंट्स मैंने आपको बताया कि फीमेल वास्प अपने साथ लाए गए पॉलन ग्रेन्स को बिखेर देती है, पॉलिनेशन हो जाता है और अपने अंडे वहां दे देती है। उड़ नहीं पाती तो वो वहां पर डाइजेस्ट कर ली जाती है, लेकिन अंडे डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि कोएवोल्यूशन में उनके ऊपर यहाँ पर स्पेशल कवरिंग बन चुकी है। अब इन अंडों से, जो कि वास्प के अंडे हैं, इनसे लार्वा बाहर आते हैं। इतने टाइम में धीरे धीरे जब ये टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, जिनका कि पॉलिनेशन हो चुका है, जिनका पॉलिनेशन वास्प लाए, जो फीमेल वास्प अपने साथ पॉलन ग्रेन लाई थी, उन्होंने उसको पॉलिनेट कर दिया है। वो भी धीरे धीरे डेवलप होके, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर डेवलप होता है और डेवलप होकर सीड में कन्वर्ट हो रहा है। इस सीड को यहाँ पर अब आगे की तरफ लार्वा खा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सारे सीड नहीं खाते हैं, कुछ एक सीड वो खा रहे हैं। 1000 बने हैं तो 200 खा रहे हैं। अरे 800 का फायदा चल रहा है फिग के लिए, क्योंकि उन 800 सीड से उसकी जनरेशन आगे की तरफ जाएगी। बेटा, लार्वी कहां से आया? लार्वी एग से आया। मेटामॉर्फोसिस सुना है आपने नाम? अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से एडल्ट बनते हैं बेटा। और बीच में और भी स्टेजेस होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, कैटरपिलर स्टेज वगैरह ये भी आती है। तो बेटा यहाँ पर ये लार्वा अंडे से निकला है, जो कि फीमेल वास्प ने वहां पर दिया था, और उससे यहाँ पर लार्वा बाहर। किसी का क्या ज्यादा फायदा, किसी का क्या कम फायदा, ये आपको नहीं सोचना।
अरे आपको इससे बड़ा क्या फायदा दिखेगा दोनों का, जिसमें दोनों की जनरेशन आगे बढ़ रही है? तो यहाँ ज्यादा और कम सोचने का तो सवाल ही नहीं है भाई। अगर मैं वास्प को हटा दूं तो फिग मर जाएगा, और फिग को हटा दूं तो वास्प मर जाएगा। मर जाएगा मतलब जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी भाई। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? स्पीसीज खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा है तो किसका कम और किसका ज्यादा फायदा, ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों का बराबर फायदा हो रहा है। ये यहाँ पर याद रखेंगे कि इनके सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे फिग को कैसे फायदा नहीं हुआ? अगर फीमेल वास्प अपने साथ पोलन ग्रेन लाकर इसके सीड को डेवलप नहीं करती, तो फिग की जनरेशन आगे कैसे बढ़ती बेटा? फिर आप कहो कि सर इसके पास भी तो मेल फ्लावर है। तो मैंने कह दिया था कि इसको सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, क्योंकि इसके पास प्रोटोगाइनी होती है। फीमेल पहले मैच्योर होती है बेटा, मेल बाद में मैच्योर होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अगर देखा जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा है बेटा। जब वहां वास्प नहीं आएगा तो फिग की जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जब तक इसका खुद का वास्प, इसका फिग का खुद का मेल डेवलप होगा, तब तक तो इधर फीमेल ही मैच्योर होके खत्म हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे? अब तो क्लियर है ना बेटा? ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली एसोसिएटेड है बेटा। अब मैंने आपको ये भी कह दिया था कि ये जो एडल्ट्स बनते हैं यहाँ पर, ये जो एडल्ट्स बनते हैं यहाँ पर, इसमें मेल फीमेल दोनों है। दोनों यहाँ बिल्कुल क्रिटिकल लिंक है एक दूसरे के लिए। दोनों दोनों क्रिटिकल लिंक है। मेरा स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए अब हर एक बच्चे तक, अगर आपने कहा है तो। हर एक बच्चे तक ये स्टेटमेंट जाना चाहिए। ध्यान से सुन लेंगे आप। ऑल सिम्बायोसिस एसोसिएशन, all symbiotic associations are critical link, but all critical link are not symbiotic. All symbiotic association are critical link, but all critical links are not symbiotic. क्योंकि अगर फूड चेन को देखूं तो वो symbiotic नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। सारी जानकारी एकदम थोड़ी मिल जाती है बेटा। क्वेश्चन भी तो करने होते हैं हमें। और जब आप इस अंजीर को अगर बिना पके हुए, बिना टूटे हुए इसको पहले से ही आप देखो, तो उसके अंदर से फिग, या सॉरी, उसके अंदर से वास्प के बच्चे निकलते हैं, वास्प निकलते हैं, वास्प उड़ते हुए दिखते हैं। आप समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये मेरे पास अपने मोबाइल फोन में है ये वीडियो। तो वहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों तक पहुंचता है तो शायद हट गया यहाँ से, या अभी फिलहाल नहीं है। तो जैसा भी होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सब बच्चों को एक चीज समझ में आ गई कि इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर को एवोल्यूशन हो रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ बदलना, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिला है, क्योंकि फिग है तो वास्प की जनरेशन है, और वास्प है तो फिग की जनरेशन है। साथ साथ जीना। अरे यहाँ पर आपको को एक्सटिंक्शन देखने को मिला है। अगर फिग को हटा दूं तो वास्प मर जाएगा, और वास्प को हटा दूं तो फिग मर जाएगा, मतलब उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तीनों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअलिज्म है।
जितने भी म्यूचुअलिज्म आपने पढ़े हैं उन सब के पास ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए, को एवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन। को एवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, यही तीनों टर्म यहाँ पर आपको बोलनी है। को एवोल्यूशन, भले आप टर्माइट ट्राइकोनिम्फा वाला एग्जांपल देखो, टर्माइट ट्राइकोनिम्फा में भी अगर मैं ट्राइकोनिम्फा को हटा दूं तो टर्माइट मर जाएगी, और टर्माइट को हटा दूं ट्राइकोनिम्फा मर जाएगा। मैं वो लाइन एक बार फिर बोल रहा हूं, मैंने बेटा 2-3 बार पहले भी बोली थी, फिर सुन लीजिए आप। All symbiotic association are critical links, but all critical links are not symbiotic. अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये एडल्ट्स जब यहाँ पर बन चुके हैं तो इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। मेल का काम है कि इसकी वॉल को ब्रेक करेगा, और वॉल ब्रेक करने से फिग को और फायदा हो गया, क्योंकि फिग ने यहाँ पर अपने सीड डिस्पर्जल कर दिए हैं, बिखर गए हैं, ये भी इसके लिए बेनिफिट है। और यहाँ से जो मेल मैच्योर बाद में हुआ था, मेल फ्लावर फिग का, उसके पॉलन ग्रेन इन एडल्ट्स के ऊपर चिपक चुके हैं, और फीमेल यहाँ से निकल के बाहर जा रही है किसी दूसरे फिग की तलाश में। चलिए भाई आगे बढ़े और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बातें करें। बी एंड ऑर्किड। बी एंड ऑर्किड क्वेश्चन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा प्रियांशु, जहां जरूरत होगी अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। बी एंड ऑर्किड, ये यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ऑर्किड एंड बी, या बम्बल बी कह दीजिए। बी आप सब जानते ही हैं कि ये बी होती है, बम्बल बी भौरा होता है बेटा, भ्रमर को कहते हैं भौरा। लेकिन एक बात क्लियर रखना कि जिस ऑर्किड की स्पीसीज के साथ नॉर्मल बी है वहां नॉर्मल बी ही होगी, जिस ऑर्किड की स्पीसीज के साथ में बम्बल बी है वहां बम्बल बी ही होगी, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक है। और अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुन लेंगे। ऑर्किड, आज जिस ऑर्किड की बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये ऑर्किड नॉर्मल ऑर्किड नहीं है, ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में मिलने वाला ऑर्किड है। और आप सब जानते हैं कि साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका के बीच के सी को हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से पुकारते हैं, और उसके कोस्टल एरिया में ये मिलता है। और बेटा यहाँ पर ऑफ्रिस जीनस का ऑर्किड है, ये जीनस का नाम लिखा है मैंने, इसकी स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, ये मैंने जीनस का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, ऑफ्रिस। इस ऑर्किड की जीनस के अंदर गजब की फ्लोरल डाइवर्सिटी है। अब मैंने अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं किया है, मेरा आराम से सुनते जाइए मेरी बातें बेटा एग्जाम्पल को, और आप जब एग्जाम्पल खत्म हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चन बचे वो पूछिएगा बेटा, ऐसे बीच बीच में कुछ नहीं करना। हम पूरा एग्जाम्पल फिनिश करेंगे पहले, उसके बाद मैं अपने आप चैट पे ध्यान दूंगा, आप लिखिएगा जो आपको डाउट है। तो यहाँ पर ऑफ्रिस जीनस का जो ऑर्किड है ये गजब के फ्लोरल पैटर्न्स रखता है, फ्लोरल डाइवर्सिटी रखता है, अलग अलग तरह के फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलते हैं बेटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पास में जो फ्लावर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल डायग्राम अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर जो फ्लावर है उसके पेटल्स सारे एक जैसे, लेकिन एक पेटल का शेप, साइज, कलर, मार्किंग बिल्कुल अलग। एक पेटल बिल्कुल अलग दिख रहा है बाकी के पेटल से, बाकी एक जैसे पेटल है यहाँ पर, लेकिन एक पेटल का बिल्कुल शेप अलग है, साइज अलग है, मार्किंग अलग है, ये अलग ही आपको नजर आ रहा है एक पेटल। और ये पेटल जो आपको अलग दिख रहा है ये मैच करता है बी की फीमेल के साथ, ये मैं मेल बी बना रहा हूं, यहाँ उसी स्पीसीज की है इसलिए शेप थोड़ा वैसा ही दिया है मैंने।
ये यहाँ पर मेल बी, इसके साथ में ये यहाँ मैच करता है। डायग्राम पे ना जाए, उसके पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझे बेटा। मतलब ये जो पैटर्न यहाँ है मैंने हाईलाइट किया है, ये बी की फीमेल के जैसे लगता है, ये मेल बी यहाँ पर है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ। अब एनसीईआरटी लिख रही है अनकैनी रिजम्बलेंस, मतलब एग्जैक्ट सेम, कलर में, शेप में, साइज में एग्जैक्ट सेम दिख रहा है बेटा। और यहाँ पर अब जब मेल भी यहां से उड़कर इस तरफ से जा रहा है, इवन इसकी फ्रेग्रेंस भी उसकी फीमेल के जैसी ही है। तो ये जब उड़ के यहां से जा रहा है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ आकर इसके साथ में यहाँ स्यूडो कॉपुलेशन कर रहा है, क्योंकि उसे उसकी फीमेल वाली अपीयरेंस वहां पर है तो वो स्यूडो कॉपुलेशन करेगा। ड्यूरिंग स्यूडो कॉपुलेशन पॉलन ग्रेन्स, जो इस ऑर्किड के पॉलन ग्रेन है, वो इस मेल बी के ऊपर चिपक जाते हैं। शब्दों पे ध्यान देते रहे, मेल बी के ऊपर चिपक जाते हैं। ये यहां से उड़ के चला गया, स्यूडो कॉपुलेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर गिर गए, वो वहां से चला गया। लेकिन यहां से जाने के बाद उसी स्पीसीज के ऑर्किड के किसी दूसरे जो फ्लावर है दूसरा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वहां जाकर भी उसने वही एक्टिविटी की। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ इसने अपने साथ लाए गए पॉलन ग्रेन्स को उस ऑर्किड के ऊपर बिखेर दिया। मतलब याद रखेंगे आप कि यहाँ वो जो पॉलन ग्रेन्स बिखेर दिए गए हैं, वो पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन में काम आ गए हैं। इसका मतलब ऑर्किड ने इसे बुलाकर अपना बहुत बड़ा बेनिफिट कर लिया। इसने इसे यहाँ बुलाकर पॉलिनेशन कर लिया बेटा। लेकिन ऐसा होने से इस बी का इस बी को धोखा दिया गया है, बी को धोखा हुआ है। इस तरह की चीटिंग, इस तरह का धोखा सेक्सुअल डिसिट के नाम से पुकारा जाता है। तो इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर सेक्सुअल डिसिट देखने को मिली है, क्योंकि इसे धोखे से बुलाया गया है। डिसिट का मतलब चीटिंग ही होती है बेटा। और अगर ऐसा है तो उस केस पे यहाँ पर धोखे से बुलाकर उसे पॉलिनेशन करवा लिया गया है। लेकिन एक बात मैं सब बच्चों को क्लियर कर रहा हूं, पेटल का शेप, पेटल का साइज, पेटल का फ्रेग्रेंस, वो सारा बी की फीमेल के जैसा है। तभी तो ये रियल फीमेल नहीं है, तभी तो हमने यहाँ पर टर्म स्यूडो यूज की है बेटा। ये स्यूडो कॉपुलेशन हो रहा है। अगर वहां पर रियल फीमेल होती तो हम रियल कॉपुलेशन टर्म यूज करते। यहाँ पर ये स्यूडो कॉपुलेशन टर्म यूज की जा रही है। सेम मार्किंग का मतलब जो बॉडी पे मार्किंग लाइन होती है, जैसे टाइगर के ऊपर मार्किंग, वो मार्किंग लाइन, उसको मार्किंग कहा जा रहा है। अब मैंने क्या कहा, मेरा एग्जाम्पल खत्म हो गया क्या? अभी ध्यान से सुनते रहो ना बेटा, सब आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ एक बात और सुन लीजिए बेटा, मेल बी को धोखा हुआ है, ये आपको पता है, ये मुझे पता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को हम बाहर से पढ़ रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेल बी को नहीं पता कि धोखा हुआ है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो एक बार धोखा, दो बार धोखा, अरे जाना छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर याद रखिए आप, धोखा है, मैं खुद कह रहा हूं है, लेकिन इस बात का पता मेल बी को नहीं है कि उसके साथ इस तरह की कोई डिसेंट हो रही है। वो वहां पर रेगुलर जा रहा है, जैसे ही उसकी फीमेल जैसा पैटर्न उसको दिखता है उसकी तरफ मूवमेंट करता है। इसका मतलब उसका क्या बेनिफिट है? बार बार बच्चे लिख रहे हैं मुझे चैटिंग में, मेल बी का क्या बेनिफिट है?
तो इस चक्कर में ज्यादा ना पड़े बेटा आप। यहाँ पर आपको सिंपल इतना कह देना है कि उस तरफ जाने से उसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं, और कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। याद रखिए, यहाँ ऐसा भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि चल के पैटल नहीं गया भाई, पैटल थोड़े ना चल के उसके पास में गया है, उड़ के तो बी आ रहा है ना बार बार। इसका मतलब कुछ तो फायदा हो रहा है, तभी वो उड़ के उस तरफ आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में वो उस तरफ मूवमेंट कर पा रहा है। तो क्योंकि पैटल जाके ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ये इसकी फीमेल के जैसा कोई यहाँ आ गया ना, पैटल तो अपनी जगह पर है, फ्लावर अपनी जगह पर है, लेकिन उड़ के बार बार मेल भी ही जा रहा है। लेकिन एवोल्यूशन में एक गजब की चीज देखी गई। एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हमने ऑब्जर्व किया कि बी की फीमेल, जो रियल फीमेल है, वो बदल गई, उसका शेप साइज मार्किंग में चेंज आ गए, उसके शेप साइज मार्किंग में चेंज आ गए। अरे तो पेटल भी कहाँ कम था, ये भी बदल के उसके जैसा हो गया एवोल्यूशन में। याद रखो, वो बदली तो पेटल भी बदला। इस तरह से क्या इसे हम यहाँ पर को एवोल्यूशन के नाम से पुकारेंगे? वो बदली तो ये भी बदल गया, ये को एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर पेटल को कैसे पता लगा कि वो बदल गई? अरे पता लगता है क्योंकि मेल बी ने अब आना कम कर दिया, क्योंकि उसके वो उसके फीमेल के जैसा लगता ही नहीं। पॉलिनेशन सक्सेस रिड्यूस हो गई, तो पता लगता है। लेकिन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर पता लग गया मान लीजिए, लेकिन बदल के एज इट इज उसकी जैसा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप कहिए कि इसको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। आप इसे जेनेटिक्स में जाकर भी नहीं समझा सकते कि एग्जैक्ट वैसे ही जीन कैसे बदल सकते हैं। अरे ये तो नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा देखने को मिला है कि वो बदल के उसके जैसा हो रहा है। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पेटल पेटल की शेप, पेटल की साइज, पेटल की मार्किंग फीमेल के जैसी हो रही है। साहिल, मैं आपसे कह रहा हूं ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है बेटा। यहाँ उसका शेप साइज सब उसके जैसा हो रहा है। तो क्या इसने बी की फीमेल की मिमिकरी की है? दो टर्म आती है, कैमोफ्लैग और मिमिकरी। आप लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ लिया है, क्या आप बच्चे मुझे डिफरेंस बताएंगे दोनों में, कैमोफ्लैग और मिमिकरी? कैमोफ्लैज किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया, चलिए 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 मैं बताता हूं। अगर सराउंडिंग का कलर लिया गया, कलर कलर, तो उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। सराउंडिंग में लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अगर उनका कलर ले लिया जाए, कलर, सिर्फ कलर, तो उसे हम यहाँ कैमोफ्लेज के नाम से पुकारते हैं। जैसे मेरे पीछे अगर कोई ब्राउन कलर यहाँ पर है और मैं पूरा ब्राउन हो जाऊं, तो वो कैमोफ्लेज कर लिया है, क्योंकि अपने आप को उस कलर में छुपा लेना, जिसमें डिटेक्ट ना कर पाए, तो उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। लेकिन किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म का या दूसरी स्पीसीज का शेप, साइज, कलर सब कुछ ले लेना, वो मिमिकरी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा?
तो सराउंडिंग का कलर ले लेना कैमोफ्लेज, और किसी दूसरी स्पीसीज का कलर, शेप, साइज सब कुछ ले लेना, वो मिमिक्री। और जो यहाँ आप जानते हैं कि जो मिमिक्री करता है उसे मिमिक कहते हैं, और जिसकी करता है उसे मॉडल कहते हैं। यहाँ पर पेटल मिमिक है और बी की फीमेल मॉडल है। बी की फीमेल मॉडल है यहाँ पर, तभी तो उसका मिमिक पेटल यहाँ पर बन रहा है बेटा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 4 टर्म यहाँ पर आ गई, स्यूडो कॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसिट, कोएवोल्यूशन और मिमिक्री। ठीक, स्यूडो कॉपुलेशन मेल बी की साइड से हो रहा है, सेक्सुअल डिसिट ऑर्किड की साइड से हो रहा है, क्योंकि धोखा किसने दिया? किसने दिया? ऑर्किड ने दिया, तो धोखा ऑर्किड की साइड से हो रहा है। और स्यूडो कॉपुलेशन मेल बी की साइड से हो रहा है। जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। लेकिन अब आखिरी बात इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल में आप सभी बच्चों को यहाँ पर को एवोल्यूशन तो समझ में आया कि को एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन बताओ रे बताओ, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन वाली सिचुएशन है क्या? ना। मैं मानता हूं कि बी को हटा दूं तो ऑर्किड मर जाएगा। ये शब्द पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बी को हटा दूं तो ऑर्किड मर जाएगा, उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऑर्किड को हटा देने से बी नहीं मरता, बी नहीं मरता आगे, क्योंकि फायदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मर ही जाओ। तो यहां ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता, ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता, ये म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन माना जाता है। ये म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन माना जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ को एवोल्यूशन है, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन नहीं है। अब भव्या, मैंने आपसे कह दिया कि मेल बी को ये नहीं पता बेटा, मेल बी के लिए तो रियल कॉपुलेशन ही हो रहा है, क्योंकि उसे पता लग जाता तो वो उधर जाना ही छोड़ देता। जाना छोड़ देगा वीरेश्वर, जाना छोड़ देगा, ये रिलेशन खत्म हो जाएगा भाई। हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा आपको ये चीजें, को एवोल्यूशन, को एक्जिस्टेंस, को एक्सटेंशन समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, मेल बी का यहाँ पर बड़ा बेनिफिट नहीं है, आपने इसे एक्सेप्शन कहा, तो एक्सेप्शन क्यों कहते हो? इसे कॉमेंसलिज्म में रख दो, कॉमेंसलिज्म का पार्ट हो गया। नहीं, अगर मैं कॉमेंसलिज्म करूंगा तो ऑर्किड को पॉजिटिव और बी को 0 करना पड़ेगा, और अगर बी को मैंने 0 कर दिया तो क्या वो बार बार उधर जाएगा? समझ पा रहे मेरी बात? तो इसलिए 0 नहीं हो सकता। फिर कहें कि चलो ठीक है सर, कॉमेंसलिज्म ना करके प्रोटोकॉपरेशन कर दो। अरे कर देता मैं प्रोटोकॉपरेशन, कर देता मैं प्रोटोकॉपरेशन, लेकिन ऑर्किड के बिना, सॉरी, बी के बिना ऑर्किड नहीं मरता, तो इसे प्रोटोकॉपरेशन कह देता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बी के बिना ऑर्किड नहीं मरता तो मैं प्रोटोकॉपरेशन कह देता, क्योंकि प्रोटोकॉपरेशन में कोई किसी के बिना नहीं मरता, वहां तो तू नहीं तो कोई और सही वाला कंसेप्ट है। अगर ऐसा है तो यहां पर बेटा ये प्रोटोकॉपरेशन भी नहीं है, ये बी 0 नहीं है निवेदिता। मैंने आपसे कहा उसका कुछ तो थोड़ा बेनिफिट हो रहा है,
चल के पेटल नहीं जा रहा, चल के तो मेल बी आ रहा है ना बार बार। तो ये कंप्लीट। और अब मेरा लास्ट स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सुन लीजिए, अगर आप लोगों तक पहुंचे तो हाँ करें। वैसे वैसे अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल नेचर की तरफ से एक अडेप्टेशन है। क्योंकि बी का बायोटिक पोटेंशियल, बी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा, उसे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मैंने 3 बार बोला है, कंट्रोल करने का तरीका है। कंट्रोल बोला है, रिड्यूस नहीं। रिड्यूस कह दोगे तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो जाएगा तो फिर इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कंट्रोल किया है सत्यम जी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कंट्रोल करने का तरीका है बेटा। अब एक बालक बार बार पूछ रहा है कि इसको हमने एक्सेप्शन क्यों कहा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा यहाँ पर? बेटा मैं एक चीज आप सब बच्चों को क्लियर कर देता हूं, मैंने पहली या दूसरी क्लास में ही आपसे कह दिया था कि आप जब भी पढ़ाई शुरू करें, आप खुद को जीरो समझ के पढ़ना शुरू करो। आपको पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप एक्चुअली क्या होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और बीच में कुछ बातें बोल दी जाती है जिसे हम नहीं सुनते, इसलिए आप ये बार में दोबारा क्वेश्चन पूछते हो बेटा। वरना जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं, एक बात को 2-2 बार बोल रहा हूं, अगर आप पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लें तो वो आपको कोई डाउट नहीं क्रिएट होगा बेटा। ये याद याद रखो। मुझे पता है आपको कहाँ कहाँ डाउट आता है, मुझे सब पता है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या पूछ सकते हैं। मैं अपने शब्दों में उसे पहले इंक्लूड करता हूं बेटा, याद रखो इस चीज को। अब कंट्रोल वाला समझ में नहीं आया। मैंने कहा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रियल फीमेल के कांटेक्ट में नहीं जा रहा, रियल फीमेल के कांटेक्ट में जाता तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और ज्यादा होता। वो कुछ टाइम के लिए स्यूडो कॉपुलेशन में ही अटका रहता है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ पर वही अटका हुआ रहेगा, तो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कंट्रोल रहेगा। आगे बढ़ो। तो ये कंप्लीट हो गए 6 एग्जाम्पल हमारे पास में म्यूचुअलिज्म के। और हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल और बचता है जो हमने ऊपर छोड़ दिया है, और वो यहाँ पर है युक्का प्लांट और प्रोनुबा मोथ। म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के अंदर ही आता है, और ये एग्जाम्पल हमें डिटेल से नहीं पढ़ना बेटा। यहाँ पर वैसा ही सब कुछ हो रहा है जैसे कि आप लोगों ने जो फिग एंड वास्प के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर बस आपको इतना कह देना है कि ये फिग एंड वास्प के एग्जाम्पल की तरह ही है, बस फर्क इतना आ गया। क्या डिफरेंस है? वहां पर इन्फ्लोरेसेंस हुआ करता था, यहाँ पर सिंगल सिंगल फ्लावर होता है। यहाँ पर ओवरी के अंदर एग ले किए जाते हैं, जो प्रोनुबा मोथ आता है। इसको ये अपनी ओवी पोजीशन साइट बना रहा है। ओवी पोजीशन साइट, बिल्कुल प्राची। यहाँ भी आपको कोएवोल्यूशन, कोएग्जिस्टेंस, कोएक्सटिंक्शन तीनों देखने को मिलेगा। और इसके अंदर ओवरी में इसके एग ले कर दिए गए हैं, वहीं से लार्वा बाहर आएंगे और उनको वो भी सीड खाएंगे, युक्का के सीड, और ये एडल्ट्स बन जाएंगे। बातें सारी वही हो रही है जैसे वहां पर थी। फर्क क्या आ गया, मैंने फिर आपसे कहना है कि यहाँ पर फ्लावर है, वहां इन्फ्लोरेसेंस था, वहां इन्फ्लोरेसेंस में जाके एग ले किए थे, यहाँ पर ओवरी में करेगा। वहां पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ सिंगल सिंगल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ फ्रूट की वॉल्स ब्रेक की जाएगी, वैसा ही सब कुछ होगा। यही सब चीजें यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें बिल्कुल, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी, इकोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो आप पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना, मैंने जो पीपीटी पे लिख दिया मतलब लिख दिया, वो पढ़ना है मतलब पढ़ना है। नहीं पढ़ना होता तो मैं यहाँ पर क्यों लिखता, क्यों जबरदस्ती की स्पेस कवर करता। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें, तो इस चीज को दोबारा ना पूछा जाए कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। आओ जी पुत्र, आगे चलते हैं बेटा, और आप कॉमेंसलिज्म पे आ जाइए। रिलेशन पॉजिटिव जीरो टाइप का है। अब मैं फिर कह रहा हूं, आगे से कुछ नहीं सोचना है, जो मैं बोलूं उसी को सोचना है, क्योंकि यहाँ भी एक मुझे बहुत बड़ी बात समझानी है आपको। कॉमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, एक का फायदा दूसरे का ना नुकसान ना फायदा। और इसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आता है लियानास, जिसे आप क्लाइंबर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं आप सब बच्चों को कह देता हूं, ये नॉर्मल क्लाइंबर नहीं है बेटा, ये नॉर्मल क्लाइंबर नहीं है, ये स्पेशल क्लाइंबर है। क्योंकि जो नॉर्मल क्लाइंबर होता है मनी प्लांट, उसका स्टेम वीक होता है, वीक स्टेम वाला होता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेम वाले क्लाइंबर है। मैंने लिखा तो है ना बेटा यहाँ स्पेशल, समझ पा रहे हैं आप। तो ये अलग क्लाइंबर है। यहाँ इनको हम वाइन्स के नाम से भी पुकारते हैं। VI वाइन्स भी कहते हैं। और अब याद रखें, ये रहा इसका होस्ट। लेकिन उसके पहले मैं आप बच्चों से कह देता हूं कि लियानास का मिलना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। और जैसे ही आप बच्चों ने टर्म सुनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप सब समझ गए कि ये तो डेंस फॉरेस्ट है भाई। अगर ये डेंस फॉरेस्ट है तो नीचे की तरफ लाइट कम, जिसको ज्यादा लाइट चाहिए कह देना उससे, या तो बड़े होकर ट्री बन जा, नहीं बन सकता जा किसी का सहारा लेकर ऊपर जा। जिसको ज्यादा लाइट चाहिए, या तो कह दो उससे कि बड़ा होके ट्री बन जा, नहीं बन सकता तो जा किसी का सहारा लेकर ऊपर जा। ये उसी सहारे वाले एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर आपको सहारे सहारे के हिसाब से ये यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ ये रहा इसका होस्ट, बड़ा ट्री है। ये रहा बड़ा ट्री, ये इसका होस्ट। और ये यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर, इसका सहारा लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। ये ग्रो कर गया लियानास। वैसे तो डायग्राम में आप बच्चों को दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं
और यहां मैंने लीफ का कलर जानबूझ के ग्रीन बनाया, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद करता है। यहाँ इसकी रूट्स नीचे की तरफ जा रही है, आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ पर अपना मिनरल वाटर खुद एब्जॉर्ब करता है। लियानास का रूट सिस्टम डेवलप्ड है बेटा, ये अपना मिनरल वाटर खुद एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास में लीव्स एंड क्लोरोफिल भी डेवलप्ड है बेटा, ये अपना फूड खुद बनाएगा। तो इसने बड़े ट्री का लिया तो सिर्फ क्या, सपोर्ट, और इस सपोर्ट से क्या बड़े ट्री को कोई नुकसान नहीं, जीरो। और ये ऊपर जाने से इसको लाइट मिल जाती है, और ऊपर जाने से अगर लाइट मिल गई तो इसका फायदा पॉजिटिव, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉजिटिव जीरो। होस्ट का मतलब है जिसके ऊपर वो रह रहा है। हमेशा एक बात याद रख लो, होस्ट का मतलब होस्ट और पैरासाइट ही नहीं होता, अब आप बड़े हो गए हो। होस्ट का मतलब होता है जिसके साथ वो रह रहा है। अभी यहां ट्री खुद बड़ा है, उसको किसी की स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। ऐसे स्ट्रेंथ कैसे मिल गई, जकड़ लेने से स्ट्रेंथ मिल जाती है कैसे? जरा ट्री को नीचे से काट दो, क्या वो नहीं गिरेगा कि नीचे? तो बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे आप, ये पॉजिटिव जीरो रिलेशन डेवलप हो गया। और हाँ, अब नेक्स्ट लाइन सुनिए, इसको इस तरह से जो ऊपर की तरफ क्लाइम करके जा रहा है लियानास, ऐसे क्लाइम कर लेने से अगर बड़े ट्री की 150 पत्तियां टूट भी जाए कोई बात नहीं, ये काउंटेबल नुकसान नहीं है, काउंटेबल नुकसान नहीं है। ट्री को क्या प्रोटेक्शन मिला बताइए? आप लोग लिख रहे हैं ट्री को भी तो प्रोटेक्शन है, क्या प्रोटेक्शन है? कुछ भी नहीं है बेटा प्रोटेक्शन। होस्ट विल नॉट अटैक। कौन होस्ट है? होस्ट तो खुद है ट्री। कोई भी ट्री चलेगा यहाँ पर, कोई भी ट्री चलेगा, कोई भी बड़ा ट्री होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक ट्री होता तो उसका नाम मैं अपने आप लिखता बेटा यहाँ पर, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना पड़ेगा लाइन। बेटा सनलाइट के लिए इसको कंपटीशन था ट्री के साथ, तो ट्री का ही सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ चला गया। और इस सपोर्ट से, मैं यहाँ सपोर्ट की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। जिस दिन अगर कंपटीशन पढ़ेंगे तो उस दिन हम कहेंगे कि ट्री का ट्री के साथ कंपटीशन हो रहा है, वो कंपटीशन काउंट होगा। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट को जरूर ध्यान से सुनने बेटा, लेकिन अब मैं फिर कह देता हूं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज ना करें बच्चे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। अभी मेरी बातें खत्म हो जाए उसके बाद ये आप कहिएगा। तो शुरू करूं मैं स्टेटमेंट? तैयार हैं आप? हाँ जी। हाँ बेटा देखिए, अब अगर इस रिलेशन को अगर हम आज ध्यान से देखें, अभी डाउट बिल्कुल नहीं पूछना है बीच में, बाद में पूछना है। अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखा जाए तो हो सकता है, हो सकता है कि बहुत 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 पहले कभी
जो आज केवल सपोर्ट ले रहा है बड़े ट्री से, वो मिनरल वाटर फूड भी उसी से लेता हो सकता है। लेकिन पैरासाइट हो सकता है, लेकिन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में ये देखने को मिला कि होस्ट और पैरासाइट दोनों इवॉल्व हो रहे हैं। होस्ट भी इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ, पैरासाइट भी इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ। इस एवोल्यूशन में होस्ट चाहता है कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटाए। इस तरह के केमिकल, इस तरह की मैकेनिज्म होस्ट डेवलप कर रहा है कि पैरासाइट को अपने ऊपर ग्रो ना करने दे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिनरल वाटर, बहुत मुश्किल से फूड आता है, किसी को मुफ्त में नहीं देना। लेकिन पैरासाइट भी होशियार निकले। पैरासाइट ने जो मैकेनिज्म, जो यहां पर केमिकल होस्ट ने तैयार किए थे, उसको काउंटरएक्ट करने वाले केमिकल पैरासाइट ने बना दिए। अगर ऐसा हुआ कि पैरासाइट ने होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरएक्ट कर लिया, तो वो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है, बिल्कुल कोएवोल्यूशन। वो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे चैट तो हमेशा ही ऑन है बेटा, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या ऑन करूं? अच्छा, अब इसमें प्रिंस लिख रहे हैं कि नहीं आया समझ में, तो क्या समझ में नहीं आया आप वो मुझे बता दे बेटा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे समझाऊंगा। अरे यार, क्या अभी मेरी पूरी बात खत्म हो गई? एग्जाम में पैरासाइट को टिक कराएंगे? मैं फिर बोल रहा हूं, फिर सुन ले कि जो रिलेशन आज आपको सपोर्ट वाला दिख रहा है, हो सकता है बहुत पहले कभी ये रिलेशन पैरासिटिज्म वाला रहा हो। हम सोच के देख रहे हैं, और मैंने सोच के भी क्यों देखा जबरदस्ती, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझाना है आपको, इसलिए आपको ये सुचवाया जा रहा है। सुचवाया, समझ गए ना आप? सुचवाया। यहां मैंने कहा कि जब दोनों पैरासाइट रहे होंगे, मतलब एक पैरासाइट एक होस्ट रहा होगा, तो होस्ट ने मैकेनिज्म डेवलप की ताकि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटाए। पैरासाइट भी होशियार निकले, वो उसको काउंटरैक्ट करने वाली मैकेनिज्म ले आ गए। अगर ऐसा हुआ है कि पैरासाइट ने होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरैक्ट किया है, तो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। लेकिन आप नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने। लेकिन अगर होस्ट को कामयाबी मिल गई, इस बात में होस्ट सक्सेसफुल हो गया कि पैरासाइट को दी जाने वाली सारी चीजें बंद कर दो, मिनरल वाटर फूड सब बंद कर दिया जाए, इस तरह की केमिकल, इस तरह की मैकेनिज्म अगर होस्ट ने डेवलप कर ली, तो कह देना पैरासाइट से, अगर रहना है, अगर रहना है यहां, तो सारी चीजें करना खुद सीखो। अगर वो सारी चीजें करना खुद सीख गया, तो रह तो आज भी साथ में रहा है, लेकिन हार्मलेस पैरासाइट बनके, शब्दों पे ध्यान दो, हार्मलेस पैरासाइट, ओनली पैरासाइट मत बोलना, हार्मलेस पैरासाइट बोलना। अगर हार्मलेस पैरासाइट टर्म यूज की है, तो अपने आप समझ जाओगे कि हार्मलेस
उस रिलेशन को आज हम कॉमेंसलिज्म के नाम से पुकार रहे हैं। अरे समझ पा रहे कि मेरी बात? जब हार्मलेस पैरासाइट बने हैं तो उसको कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। तो चलिए आप एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा हम, और ये क्वेश्चन आप ही मुझे समझाएंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप देंगे। डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट, हार्मलेस नहीं कहा है, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? नहीं। अरे वाह यार, छा गए रे बेटा। क्या कोई ऐसा पैरासाइट है जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना रह जाए? हो ही नहीं सकता। पैरासाइट मतलब कि नुकसान, थोड़ा ही करे पर करेगा नुकसान। वो पैरासाइट ही किस काम का जो नुकसान ना करे। थ्राइव का मतलब है उस पे रहने लायक, उस पे आगे जीवन बसर करने लायक। आगे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर मैं दूंगा आपको। Then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasite? Harmless parasite. तो फिर नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट बने? हमने कहा बने हैं हार्मलेस पैरासाइट, लेकिन वो रिलेशन आज पैरासिटिज्म नहीं, कॉमेंसलिज्म है। अच्छा दोबारा आंसर करो भाई, क्या कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट है? कुणाल दोबारा सुनेंगे आप, क्या कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट है जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना रह जाए? मैंने आपको फिर कहना है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरासाइट है मतलब कि नुकसान। ऐसा पैरासाइट ही किस काम का जो नुकसान ना पहुंचाए। तो पैरासाइट तो वही होगा जो नुकसान पहुंचाता है। आगे चले, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट बने हो? हुआ है ऐसा, हार्मलेस पैरासाइट बने हैं, लेकिन उसको आज हम पैरासिटिज्म नहीं, कॉमेंसलिज्म के नाम से पुकार रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप सब बच्चों तक पहुंच चुके हैं अच्छे से। प्रिंस बाबू कहाँ हो आप? आपको समझ में आ गया बेटा? हार्मलेस पैरासाइट बने हैं, लेकिन वो हार्मलेस पैरासाइट कॉमेंसलिज्म है, ना कि वो पैरासिटिज्म है। तो सौम्या, हम बेटा केवल पैरासाइट थोड़ी कह रहे हैं उनको, हार्मलेस पैरासाइट कह रहे हैं, क्योंकि एवोल्यूशन में इस तरह के प्रूफ मिल रहे हैं हमें कि आज भी वो जिस तरह से उसके साथ रह रहा है, पहले कभी पैरासाइट रहा होगा। एवोल्यूशन में ऐसा प्रूफ मिल रहा है हमें। पेज नंबर 236 है बेटा। लियानास, अब आप बच्चे आंसर कीजिए भाई। लियानास ट्री के ऊपर पैरासाइट है कि हार्मलेस पैरासाइट है? गजब, हार्मलेस पैरासाइट है। क्या मैं हार्मलेस पैरासाइट को पैरासिटिज्म कहूं कि कॉमेंसलिज्म कहूं? कॉमेंसलिज्म।
समझ गए रे बेटा, गजब। हार्मलेस पैरासाइट को पैरासिटिज्म नहीं, कॉमेंसलिज्म के नाम से पुकारा जाता है। अब आज ये एक और बात सुने बेटा, मैं अभी अपने शब्दों में कह रहा था कि होस्ट ने सोचा कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटाओ, पैरासाइट ने सोचा कि होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरैक्ट करो। सोचने से एवोल्यूशन नहीं होता, सोचने से एवोल्यूशन नहीं होता। एवोल्यूशन तो एक रैंडम फिनोमिना है, जो अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। रैंडम फिनोमिना है जहां पर जीन अच्छे के लिए भी बदल सकते हैं और बुरे के लिए भी बदल सकते हैं, लेकिन जो अच्छा हो गया उसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो जब मैं अपने शब्दों में इस तरह की बातें बोलूं ना, उसने ऐसा सोचा, मतलब वो इस तरफ जा रहा है। एवोल्यूशन में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, ऐसे जीन बदल रहे हैं उसके अंदर, उसको कहा है मैंने ऐसा सोचा। ठीक, चलिए सेकंड एग्जांपल हम देखें। उसके पहले इसके एग्जांपल में आप ध्यान रखिए, लियानास के एग्जांपल, बहुनिया, बाहुनिया कह दो या बहुनिया कह दो, बहुनिया से ज्यादा याद हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैंने बहुनिया बोला। और टीनोस्पोरा, और अगर आपको याद आ रहा हो, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन आपको याद आ रहा हो तो नेटम, और नेटम की भी स्पेशल स्पीसीज है यूएलए, उला, नेटम उला, जिम्नोस्पर्म। एपीफाइट्स पे आ जाइए। एपीफाइट्स, एपी का मतलब की, एपी का मीनिंग है ऊपर, फाइट का मतलब प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहे हैं। हाँ, नेटलसी है बेटा। और यहां ये रहा ऑर्किड का होस्ट, ऑर्किड का होस्ट हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ थोड़ा इसको हाईलाइट करके बना देते हैं बेटा। ये रहा ऑर्किड का होस्ट। मैंने होस्ट किसको कहा समझ रहे हैं क्या आप? जो बड़ा ट्री है, जिसका सपोर्ट लिया जा रहा है, उसको मैं होस्ट कह रहा हूं। जब बड़े ट्री का सपोर्ट लिया गया तो उसको होस्ट के नाम से पुकारा। ये बड़ा ट्री हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके ऊपर ये आ गया ऑर्किड। ये ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से यहाँ पर ऑर्किड ग्रो कर रहा है। ऑर्किड के पास आपने नर्चर में, एनाटॉमी में पढ़ा है कि स्पेशल रूट्स हुआ करती है, जिन्हें हैंगिंग रूट के नाम से पुकारते हैं। और ये जो हैंगिंग रूट्स होती है, इनके अंदर स्पेशल टिश्यू होते हैं। जरा नाम बताएंगे वो टिश्यू? वेलामेन। क्या होते हैं वेलामेन? नवी, मैंने आपको पूछा क्या होते हैं वेलामेन, मैंने नहीं पूछा क्या करते हैं वेलामेन। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होते हैं वेलामेन, और इनका काम है एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। यहां देख सकते हैं कि जब ऑर्किड ऊपर की तरफ किसी दूसरे प्लांट पे झूल गया,
तो उसको यहां आने से लाइट मिल गई, मॉइस्चर मिल गया, और इससे इसको बड़ा फायदा पॉजिटिव, लेकिन बड़े ट्री को ना फायदा ना नुकसान, जीरो। तो ये रिलेशन यहां पर वही कॉमनसेलिज्म डेवलप हो रहा है। बेटा वेलामैन और एपीफाइट में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? वेलामैन और एपीफाइट का डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? वेलामिन की रूट देखो जमीन में गई हुई है, ओ सॉरी इसकी एपीफाइट की, ओहो हो मैं गलत बोल रहा हूं, यहां पर लियानास की रूट जमीन में गई हुई है, लेकिन इसकी रूट कहीं भी जमीन में नहीं गई हुई। एपीफाइट और लियानास का डिफरेंस, एपीफाइट और लियानास का डिफरेंस, लियानास की रूट जमीन में है और फिर क्लाइंब करता हुआ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बच्चे समझ सकते हैं कि वो जमीन से फिर ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है, लेकिन इसकी कोई रूट यहां पर जमीन के अंदर नहीं है। ठीक, हैंगिंग रूट्स यहां पर है इसके पास में। और अब आप देख सकते हैं लाइट और मॉइस्चर इसको ऊपर मिल गया, क्योंकि ऊपर जाने से लाइट मिल जाती है तो यहां पर इसका क्लोरोफिल एंड लीव्स डेवलप्ड है, तो ये अपना खाना खुद बना लेगा, फूड फॉर्मेशन हो गया, और मॉइस्चर मिल गया तो पानी मिल गया। लेकिन बताओ रे बेटा बताओ, मिनरल कहां से आएंगे? क्या ये ट्री से खींच लेगा मिनरल? अगर ट्री से मिनरल खींच लिए तो ट्री को नुकसान, और अगर ट्री को नुकसान तो फिर रिलेशन पॉजिटिव जीरो नहीं रह पाएगा। वेलामिन ग्राउंड में चला जाता तो उसको वेलामिन नहीं कहते। सुनेंगे आप? होस्ट ट्री का बार्क मटेरियल, होस्ट ट्री का बार्क मटेरियल एज अ मिनरल यूज करेगा, उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसका बार्क मटेरियल। ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची? और किसी का एक्सक्रीशन यूज करना, किसी का एक्सक्रीटरी मटेरियल यूज करना, क्या उसे नुकसान पहुंचाना है? तो ये रिलेशन यहां पर कॉमनसेलिज्म का डेवलप हो रहा है। अब बच्चे कह रहे हैं कि ट्री के ऊपर कैसे पहुंच गया? बेटा इसके जो सीड होते हैं उन सीड को बर्ड खाती है, और बर्ड्स इनको उड़ा के दूसरे ट्री की ब्रांच पे जाके बैठ गई, खाती जाती गई, तो वहां भी उसने बार्क में सीड को उलझा दिया, ऐसे ग्रो कर जाता है। यहां जब पास में कोई ट्री है तो उसकी ब्रांच पे आगे की तरफ झूलता हुआ चला गया, बीच में से टूट गया, दो हो गया, वो भी हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं। यहां मैं एक चीज और आपसे कह देता हूं कि एपीफाइट का मिलना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही है। एपीफाइट का मिलना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। हाँ बेटा, हाँ हाँ अन्नपूर्णा बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है तो वहां पर लाइट कम है नीचे, तो इसने ऊपर का सपोर्ट लेके लाइट ले ली है। वहां पर धूल नहीं उड़ती तो वहां मिनरल हवा से नहीं आएगा, ट्री का बार्क मटेरियल यूज किया है। प्रिंस पूछ रहे हैं कि पहली बार ये कैसे आया होगा? ये तो एवोल्यूशन का पार्ट है रे बेटा यार।
पहली बार का आना तो। मॉस का मतलब है कि जो मॉइस्चर में रह रहा है और जिसकी पत्तियां यहाँ पर ग्रुप में दिख रही है, छोटी छोटी पत्तियां, इसलिए इसको मॉस कहा। हैंगिंग मॉस भी इस तरह से ही ग्रो करती है जैसे ऑर्किड कर रहा है, वो भी ट्री की ब्रांचेस पे झूल जाती है बेटा। ट्री का कोई नुकसान नहीं है, ट्री को नुकसान हो जाता तो उसको कॉमेंसलिज्म में नहीं पढ़ते बेटा। आगे चलो जी। अब आता है नेक्स्ट और थर्ड एग्जांपल, एपीजॉन, जिसको हम एपीजोइक के नाम से भी पुकारते हैं। मतलब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, किसी दूसरे एनिमल के साथ। हाँ प्राची बिल्कुल सही है। किसी दूसरे एनिमल के साथ या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर चिपक, साथ रहना भी आएगा और चिपक के रहना भी आएगा, दोनों एग्जाम्पल यहाँ है। पहला एग्जाम्पल आज हम रीड कर लेते हैं और वो है यहाँ पर एपीजॉन या एपीजोइक के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल शकरफिश और शार्क वाला एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप बच्चे देख पा रहे हैं कि ये रही बड़ी सी शार्क, ये यहाँ पर, और इसके ऊपर ये रही छोटी छोटी शकरफिशेस जो यहाँ पर इसके ऊपर चिपकी हुई है बेटा। अपने अगर मैं डायग्राम को इस तरह से बनाऊं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके ऊपर ये छोटी छोटी, ये देखो शकरफिशेस ऐसे चिपक जाती है इसके ऊपर आके, इसके फिन्स से चिपक जाती है, इनफैक्ट फिन उलझ जाती है, मतलब वो अपने शक्कर से वहां पर चिपक जाती है। ऐसा होने से गजब का फायदा हो गया शक्कर फिशेस को। और यहाँ, हाँ जी हाँ जी, ये आपने एनिमल डाइवर्सिटी में जो भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात। इसको मुफ्त का ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, इधर आओ उधर जाओ, नए नए नजारे देखो ऐसे चिपक जाने से। और जब शार्क कुछ खाती है तो बड़े पैने तीत होते हैं, काट के खाती है तो उसके छोटे टुकड़े पीछे की तरफ आते हैं, जो फूड मटेरियल है उसको ये खा रही है तो इसको फूड मिल रहा है। और घूम किसके साथ रही है बेटा? शार्क के साथ। अपने इलाके की डॉन है, अपने इलाके की डॉन है। और अगर ऐसा है तो डॉन के साथ घूमने का फायदा जानते ही हैं आप, छोटे मोटे तो आसपास भी नहीं आते, प्रोटेक्शन भी मिल गया। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अभी, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अभी, चिंता मत करो। तो ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, फूड मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन शार्क को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। और ये पॉजिटिव रिलेशन वही कॉमेंसलिज्म। शार्क को कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो है। शकरफिश पॉजिटिव है। मॉइस्चर एनवायरमेंटल मॉइस्चर है बेटा, हवा में मॉइस्चर है, उसको लिया था ऑर्किड ने, एपीफाइट ने। शार्क मछली है रे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। चलिए जी, अब मेरी बातें सुन ले। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आपको मिल जाएगा। आप पहले ध्यान से देखें, ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, जो भी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है कि ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, प्रोटेक्शन है, ये मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम, 100% नहीं,
100% नहीं। ऐसा थोड़ी है कि भाई जब तक तुम साथ हो तब तक बची हुई हो, प्रोटेक्टेड हो, अलग हो जाओ तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी घूमेंगे। शार्क कह रही है शकरफिश मैक्सिमम है, 100% नहीं है। ये मेरा कहना जरूरी है क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ये शार्क शकरफिश को नहीं खाती क्या? अरे उसे तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई चिपका हुआ है पीछे। पता होता तो क्या चिपकने देती? नहीं। फिर आप कहें कि ठीक है सर, इसको तो पता नहीं है, लेकिन किसी दूसरी शार्क ने देख लिया तो? अगर किसी दूसरी शार्क ने इसको देख लिया और वो अब इस तरफ शकरफिश को खाने आ रही है, आप जानते हैं इसको लगेगा कि ये मेरे इलाके में आ रही है, मेरे इलाके में आ रही है, क्योंकि टॉप कार्निवोर है शार्क, टॉप कार्निवोर है और इनका ईगो बहुत बड़ा होता है। अगर इनके इलाके में कोई दूसरा आ रहा है तो उस केस में फिर इनको यहाँ पर भारी झगड़ा फेस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो ये उससे लड़ने लग जाती है, हम तुम आपस में लड़ती रहो, हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जब रास्ते में ये अलग हो गई, यहाँ से चली गई, तो रास्ते में कोई दूसरी बड़ी मछली इनको खा सकती है। अगर ऐसा है तो आपको कहना पड़ेगा कि कभी कभार चलता है। मैंने पहले ही कह दिया 100% प्रोटेक्टेड थोड़ी है, कभी कभार चलता है और होना भी चाहिए, जरूरी भी है। अगर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो उस केस में तो शकर फिशेस के नंबर कितने हो जाएंगे, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। अगर ऐसा है तो कभी कभार चलता है, होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जो कुछ मिल रहा है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, 100% नहीं। ये आपको ध्यान रखना है इस रिलेशन में। ठीक, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और अब आगे के एग्जाम्पल्स कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे बेटा, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। शकर फिशेस के पास में जो शकर्स हैं वो चिपकने में काम आ रहे हैं, न कि न्यूट्रिशन खींचने में काम आ रहे हैं, ये ध्यान रखें। और जो चिपकने का शकर्स रखता है या चिपकने के कोई दूसरे ऑर्गन रखता है वही तो आके चिपकेगा, हर कोई मछली थोड़ी आके चिपक जाएगी। इतना छोटे मोटे वजन से कोई स्विमिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो टुकड़े वो बह के पानी में चले जाते उसको खा रही है शकरफिश, शार्क का फूड नहीं खा रही। रिदम मैंने फोन नंबर दे दिए थे बेटा आपको, जब आप अपने नोट्स देखेंगे ना तो उसके अंदर मिल जाएंगे पीपीटी में। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट वो है जो कि साउथ यूरोप नॉर्थ अफ्रीका के बीच के सी के कोस्टल एरिया में है। एपी का मतलब ऊपर, जोइक का मतलब एनिमल से है, यहाँ पर एनिमल के ऊपर या एनिमल के साथ रहना। हाँ आदिति बिल्कुल सही है। जो कि समुद्र के पास का एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं बेटा। इकोटोन तो दो इकोसिस्टम का ओवरलैपिंग है, लिम्नेटिक तो पूरा ही पानी पानी है, केवल वाटर वाले रह रहे हैं। टेरेस्ट्रियल कौन रह रहा है वहां पर साथ में? शिवांश मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ बेटा।
हाँ, लिटोरल है इकोटोन एरिया। हाँ जी बेटा, थैंक यू। फिर भी मैं 2-4 मिनट और बैठा हूँ इस तरह से अभी, अगर आपके डाउट है तो पूछते चलिए। नहीं, जो पैरासाइट अगर शार्क के अंदर रह रहा है बॉडी में, उससे तो कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी लक्ष्य। बाय बेटा, बाय निवेदिता। हाँ आदिति, बिल्कुल ठीक है। फिग अंजीर को कहते हैं बेटा। थैंक यू। क्लाइंबर तो ऑलरेडी सॉलिड है ना बेटा, तो उसको ग्रिप की क्या जरूरत है। और ग्रिप के लिए उसके पास में टेंटेकल्स भी होते हैं छोटे छोटे। पकने के बाद में इंसेक्ट नहीं रहते बेटा वहां। हाँ शिवांश, भेजो बेटा, डाउट भेजो। अब की बार भेजो, अब दिखेगा मुझे, क्योंकि बच्चे कम हो गए, पहले तो फ्रिक्वेंटली डाउट क्रॉस हो रहा था। हाँ जी, बिल्कुल सही है शिवांश। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा आपने किस तरह से एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़े हैं, एक बार उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना। हर स्पीसीज ऐसा करती हो जरूरी नहीं। कोई एक स्पीसीज एवोल्यूशन करे, उसके अकॉर्डिंग दूसरी स्पीसीज भी कर ले तो को एवोल्यूशन है। जो येलो कलर के क्लाइंबर है वो पैरासाइट है, कॉमेंसलिज्म नहीं है। मिजिक का मतलब मिजोफाइट, मतलब मीडियम वाटर कंडीशन से होता है, जहां ना बहुत ज्यादा पानी ना बहुत कम पानी। नहीं बेटा, इंसेक्टिवरस का मतलब तो आने वाले हर इंसेक्ट के साथ होना चाहिए, वो तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ ही हो रहा है निर्जला। उन येलो कलर के प्लांट को हम कस्कूटा कहते हैं, डोडर कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। बिल्कुल सही है चलिए। प्राची क्या पूछ रहे हैं बेटा, किसके लिए आपने लिखा हाउ। प्रोफंडल में। हाँ, उनका आपस का कंपटीशन हो सकता है, लेकिन शार्क के साथ कोई कंपटीशन नहीं है शिवांश। शकर फिशेस के बीच में कंपटीशन हो सकता है, शार्क के साथ नहीं। अच्छा, होमवर्क। अभी तो आप जो पढ़ाया है उसको पढ़िए, वही आपका होमवर्क है। नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट बने हो। हमने कहा बने हैं हार्मलेस पैरासाइट, लेकिन वो रिलेशन पैरासिटिज्म तो रहा ही नहीं अब, क्योंकि वो पैरासाइट जो हार्म ना करे वो पैरासाइट नहीं है, उसको अब कॉमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है प्रिंस। चलिए, थैंक यू ऑल। फिग और वास्प में क्या बताना है साक्षी।
डिपेंडेंसी उनकी एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वास्प फिग को पॉलिनेट ना करे तो फिग की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, और फिग अगर उसके बच्चे को ना पाले, उसके बच्चे को फूड ना दे, तो वास्प की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। फिर बाकी सारी चीजें तो एग्जाम्पल में बताई है ना मैंने, कैसे वास्प आता है, डेवलप करवाता है। हाँ, उसका एग्जाम्पल ई कोलाई का एग्जाम्पल आएगा शिवांश, आगे बताएंगे आपको। साक्षी, मेरी बातें समझ में आ गई बेटा आपको? चलिए फिर बाकी अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए ठीक है बेटा। ओके ओके, थैंक यू।